बायोलॉजी की शुरुआत किए थे ना। कहाँ तक बायोलॉजी को पढ़े थे? कोशिका की संरचना पढ़ना शुरू किए थे। चलिए अब सब बैठ जाइए, आराम से शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए और एक एक बात क्लास में आपको याद हो ये कोशिश कीजिए। बायोलॉजी की शुरुआत किए थे पिछले क्लास में और अब तक बायोलॉजी का एक ही क्लास हुआ था और आपको बता दिए होंगे सर, रोशन सर, कि बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी आज के क्लास से। तो आज से हम बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं और पहला क्लास जो बायोलॉजी का हुआ था उसमें हम ये समझे थे कि कोशिका क्या है और उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। कोशिका से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में भी हम समझे थे और अंत में हम इस बात को समझे थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो उस माइक्रोस्कोप से कोशिका स्पष्ट दिखाई देने लगी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिकाओं का अध्ययन आसान हो गया। उसके बाद कोशिका संरचना में ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट के बारे में बता चुके थे। तो आइए अब एक एक कोशिका के प्रमुख संरचनाओं को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला क्लास में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं हुआ था? हाँ, दिक्कत तब होगा जब आप क्लास में बातचीत करने लगिएगा। बातचीत करते करते ध्यान भटक जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाइएगा। तो जो भी जहां बैठे हैं एकदम शांति गंभीरता पूर्वक एक एक बातों को सुनिए और गारंटी है क्लास में सारी बात आपको याद होगा। दोस्तों आइए कोशिका के प्रमुख भागों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक तो ध्यान दीजिए कि कोशिका आंखों से दिखाई देने वाली संरचना नहीं है, माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। और कोशिका कई तरह की होती है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार, कुछ कोशिकाएं आयताकार, कुछ कोशिकाएं वर्गाकार और कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो पल पल अपने आकृति को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। पल पल अपने आकृति को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। कोशिका का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण संरचना है वो है सेल मेम्ब्रेन। ऐ बोर्ड को हटाओ, इसको हटाओ, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। कलर को हटाओ। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हिंदी में से कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोई भी कोशिका, मान लेते यह एक गोलाकार कोशिका है और कोशिका में एक केंद्रक होता है जिसका खोज 1831 में कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। तो यह एक गोलाकार कोशिका है। तो कोई भी कोशिका, किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं।
यही कोशिका झिल्ली है जो कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। अब ये कोशिका गोल इसलिए है कि कोशिका झिल्ली ही क्या है, गोल है। अगर कोशिका झिल्ली गोल ना होकर, कोशिका झिल्ली गोल ना होकर इस तरह होगा तो कोशिका भी अनियमित आकृति की हो जाएगी। तो किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, या कोशिका के सबसे बाहर झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली ही कोशिका को एक निश्चित आकार देने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली ही एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करने का कार्य करती है। अगर कोशिका में ये बाहरी घेरा अर्थात कोशिका झिल्ली न हो तो सब कोशिका एक दूसरे से मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी संरचना है। एक कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली ही कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली ही एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। और यह कोशिका झिल्ली जो है यह एक जीवित झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? और जीवित झिल्ली कहने का अर्थ ये है कि अगर ये कोशिका झिल्ली टूट गया तो यह अपने आप नए भाग का निर्माण कर लेगा। अगर कोशिका का कोशिका झिल्ली टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये कोशिका झिल्ली अपने क्षतिग्रस्त भाग का स्वयं निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? जीवित झिल्ली कहा जाता है। जीवित झिल्ली कहा जाता है। और इस झिल्ली की जो मोटाई होती है दोस्तों, इस झिल्ली की जो मोटाई होती है वो कितना होता है? 75 एंगस्ट्रोम होता है। कितना होता है? एंगस्ट्रोम पता है ना? 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रोम होती है। कोशिका झिल्ली का मोटाई कितना होता है? 75 एंगस्ट्रोम। 75 एंगस्ट्रोम होता है। अब यह कोशिका झिल्ली जो है, जो कि एक जीवित झिल्ली है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। एक है आपका क्या? प्रोटीन। और दूसरा क्या है? लिपिड। लिपिड का मतलब वसा। लिपिड का मतलब वसा। वही तेल, घी, मक्खन में जो मौजूद रहते हैं वसा, वसा को ही लिपिड कहते हैं दोस्तों। तो कोशिका का कोशिका झिल्ली किन से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन और लिपिड को सम्मिलित रूप से लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, अथवा कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली ही कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली ही एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। यह कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। या किसके बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि कोशिका का कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
लेकिन लिपिड और प्रोटीन कोशिका झिल्ली में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसके संबंध में दो वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग थ्योरी हैं। कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली किस प्रकार बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली किस प्रकार बने होते हैं, इस संबंध में दो अलग अलग थ्योरी है। आइए उस थ्योरी को समझ लीजिए। पहला थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला थ्योरी का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वैज्ञानिक रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। और एक दूसरा मॉडल है फ्लूड। एक दूसरा मॉडल है दोस्तों फ्लूड मोजाइक। फ्लूड मोजाइक मॉडल। फ्लूड मोजाइक। और यह मॉडल देने वाले हैं सिंगर तथा निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर कैसे बनी होती है उसको बताने के लिए दो अलग अलग मॉडल है। दो अलग अलग मॉडल। एक मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फ्लूड मोजाइक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। फ्लूड मोजाइक मॉडल किसने दिया है? सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है। सिंगर तथा निकोलसन। यहां पर सबसे पहले यही प्रश्न आ जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या बताता है? तो यह कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। फ्लूड मोजाइक मॉडल क्या बताता है? यह कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपरी सतह प्रोटीन का बना होता है, निचली सतह भी प्रोटीन का बना होता है और मध्य सतह जो है दोस्तों, मध्य सतह जो है वो लिपिड का बना होता है। मध्य सतह जो है किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। प्रोटीन लिपिड। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। ऊपर प्रोटीन की परत, नीचे प्रोटीन की परत, बीच में लिपिड की परत। लेकिन ये फ्लूड मोजाइक मॉडल कहता है अलग बात। फ्लूड मोजाइक मॉडल कहता है कि ऊपर लिपिड का परत, नीचे भी लिपिड का परत और बीच में गोलाकार प्रोटीन, बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। ये बताता है कौन? तो कोशिका झिल्ली की संरचना बताने वाले जो दो अलग अलग मॉडल है वो दोनों अलग अलग बात कहता है। लेकिन वर्तमान समय में किसका ज्यादा मान्य है सिद्धांत? तो फ्लूड मोजाइक मॉडल का सिद्धांत ज्यादा मान्य है। फ्लूड मोजाइक मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में ऊपर और नीचे लिपिड की परत होती है और बीच में गोलाकार प्रोटीन होते हैं और लिपिड में फास्फोरस के भी अंश होते हैं। कोशिका झिल्ली के लिपिड वाले परत में फास्फोरस के भी अंश होते हैं। यानी दो फास्फोलिपिड के बीच एक गोलाकार प्रोटीन, दो फास्फोलिपिड के बीच गोलाकार प्रोटीन बिखरे पड़े रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूड मोजाइक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं?
और प्रोटीन के दो परतों के बीच लिपिड की एक परत होती है, यह कौन बताता है दोस्तों? क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना बताने वाला मॉडल है, और दोनों मॉडल अलग अलग बातों को बताता है, अलग अलग बातों को बताता है। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? हम किसके बारे में भी पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली के बारे में। किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली ही कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा दूसरे कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जीवित झिल्ली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोशिका झिल्ली अगर टूट फूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो वे स्वयं ही अपना निर्माण कर लेंगे। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी कोशिका झिल्ली की परत कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। कोशिका झिल्ली के संरचना बताने वाले कितने मॉडल है? इन दोनों मॉडल में ज्यादा मान्य मॉडल कौन है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो बताता है कि दो फास्फोलिपिड के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन होता है। फास्फोलिपिड का मतलब लिपिड के साथ फास्फोरस भी मिला हुआ है, लिपिड के साथ फास्फोरस भी मिला हुआ। अब दोस्तों, कोशिका का जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका का जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका का जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है? अर्धपारगम होता है। सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। अब यहां पारगम अर्धपारगम का मतलब क्या है? वैसे पारगम का मतलब होता है, पारगम का मतलब होता है आर पार जाने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन ये अर्धपारगम। अब देखिए, कोशिका का कोशिका झिल्ली, कोशिका का कोशिका झिल्ली न तो सारे पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देती है और न ही सारे पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने देती है। कोशिका का कोशिका झिल्ली न तो सभी पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देती है और न ही सभी पदार्थ को कोशिका के बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर वही पदार्थों को जाने देती है जिसकी जरूरत कोशिका को है। कोशिका झिल्ली उन्हीं पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देती है जिसकी जरूरत कोशिका को है। जिसकी जरूरत कोशिका को नहीं है, उस पदार्थ को कोशिका झिल्ली भीतर जाने नहीं देती है। वही कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर उसी को निकलने देती है जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं है। कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को बाहर निकलने देती है जिसकी जरूरत कोशिका को नहीं है। तो कोशिका झिल्ली अंदर जाने देगा उसी को जिसकी जरूरत है, बाहर निकलने देगा उसी को जिसकी जरूरत अब नहीं है। ये सभी पदार्थों को न तो जाने देती है और न ही सभी पदार्थों को अंदर आने देती है। इसी गुण को कहते हैं क्या? अर्धपारगम। यानी कोशिका के भीतर कौन जाएगा, कोशिका से बाहर कौन निकलेगा, ये भी तय करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर और बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कौन रखता है?
कोशिका झिल्ली रखता है। कौन रखता है? और इसमें खास गुण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम के अतिरिक्त इसे चयनात्मक पारगम कहते हैं। चयनात्मक पारगम का मतलब चयन करने वाला, सेलेक्ट करने वाला। और कोशिका झिल्ली सच में सेलेक्ट करती है कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा और कौन कोशिका के बाहर आएगा। यह कोशिका झिल्ली न तो सारे पदार्थों को अंदर जाने देती है, न ही सारे पदार्थों को बाहर निकलने देती है। कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर कंट्रोल बनाकर कौन रखता है? और इसी खास गुण होने के कारण कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम कहते हैं या चयनात्मक पारगम कहते हैं, अर्ध पारगम कहते हैं या। क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली समझ गए? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सब कुछ याद हो गया कि नहीं? आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ क्लास में याद होगा। दोस्तों दरोगा बनना तो आसान नहीं न है। बहुत को ऐसा लगता है कि बस बैग लिए नोट लिए दरोगा बनने। दरोगा बनने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। घर पर सबका पढ़ाई चल रहा है ना? घर पर पढ़ाई के संबंध में किसी भी तरह का कोताही आपको दरोगा बनने नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी सब कुछ समझ गए ना? अब घर पर जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ जाइएगा। फिर क्वेश्चन है बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला क्लास से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ ना? हाँ, तो जितना क्वेश्चन बन रहा है क्लास से उतना तो उसी दिन याद कर लेना। आइए एक बार कोशिका झिल्ली पर। किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? या कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को? कोशिका झिल्ली ही कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है और दूसरे कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है, अर्थात ये टूट फूट जाएगा तो स्वयं अपनी मरम्मत कर लेगा। कोशिका झिल्ली कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, अर्थात लिपो प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है, इस संबंध में कितने मॉडल है? कितने मॉडल है? 2 मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूट मोजाइक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। फ्लूट मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है, लेकिन अलग अलग तरह से। ऊपर नीचे प्रोटीन की परत, बीच में लिपिड की परत। कौन मॉडल? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऊपर नीचे प्रोटीन की परत, बीच में लिपिड की परत। कौन मॉडल? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऊपर नीचे फास्फोलिपिड के परत, बीच में गोलाकार प्रोटीन की परत। कौन मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कोशिका का कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्ध पारगम होता है या चयनात्मक पारगम होता है? अर्ध पारगम होता है। और कोशिका के भीतर सभी पदार्थ को न तो कोशिका झिल्ली जाने देती है, सभी पदार्थों को न तो कोशिका के बाहर। कोशिका झिल्ली उपयोगी पदार्थ को ही कोशिका के भीतर जाने देता है और अनुपयोगी पदार्थ को ही कोशिका के बाहर निकलने देता है। कोशिका के अंदर कौन जाएगा, कोशिका के बाहर कौन निकलेगा, ये कौन तय करेगा? कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया? तो कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर और बाहर निकलने वाले पदार्थों पर कंट्रोल बनाकर रखती है।
कोशिका झिल्ली का अगला काम होता है दोस्तों सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद का निर्माण करना। सीलिया, फ्लैजिला, अकूट, ये कौन बनाता है? कोशिका झिल्ली। सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद को कौन बनाता है? कोशिका झिल्ली। लेकिन ये है क्या? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस तरह से मानव को चलने फिरने के लिए हाथ और पैर है कि नहीं, हाथ और पैर को मानव का प्रचलन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ और पैरों के मदद से मनुष्य गति करते हैं। हाथ और पैर को मानव का प्रचलन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ठीक उसी तरह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन? सूक्ष्म जीव, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी चलते फिरते हैं। और सूक्ष्म जीव में चलने फिरने के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला और कूटपाद। हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन आप यहां पर समझिए कि सूक्ष्म जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद सूक्ष्म जीवों के प्रचलन अंग हैं। किसके प्रचलन अंग है? सूक्ष्म जीवों का प्रचलन अंग है। और इसका निर्माण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। आपसे पूछ देगा कि सीलिया का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। फ्लैजिला का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कूटपाद का निर्माण कौन करता है? और ये सब सूक्ष्म जीवों के प्रचलन अंग है। अर्थात इन अंगों के बदौलत ही सूक्ष्म जीव स्थान बदलते हैं या प्रचलन करते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? और एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं, कोशिका के अंदर बाहर जाने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। एक विसरण और दूसरा परासरण। परासरण को अंग्रेजी में ओस्मोसिस कहते हैं। अब विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कोशिका के भीतर कोई पदार्थ जाएगा, कोशिका से कोई पदार्थ बाहर निकलेगा, तो किस विधि के द्वारा? विसरण या परासरण। और विसरण और परासरण में भी प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? कोशिका झिल्ली निभाता है। विसरण और परासरण में भी प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया? अब विसरण और परासरण को हम विस्तार पूर्वक इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? आप नोट को पिछला भाग देखे होंगे कोशिका का, तो वहां विसरण और परासरण है। तो विसरण और परासरण कैसे होता है, इसको हम इसी चैप्टर में पीछे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप याद रखिए कि विसरण कौन करवाएगा? कोशिका झिल्ली करवाएगा। परासरण कौन करवाएगा? कोशिका झिल्ली। सेलिया, फ्लैजिला कौन बनवाएगा? कोशिका झिल्ली। अंदर बाहर निकलने वाले पदार्थ पर नियंत्रण कौन रखेगा? कोशिका झिल्ली। क्लियर? अब कोशिका झिल्ली से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली के बारे में वो सब कुछ आपको बता चुके हैं जो आपको जानना चाहिए। क्लियर हो गया? कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जीवित झिल्ली है या मृत?
जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम है या पारगम? अर्ध पारगम है। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से। अब कोशिका झिल्ली का कार्य समझ गए? कोई दिक्कत? कोशिका में परासरण विसरण कौन करवाएगा? कोशिका झिल्ली। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में सेलिया, फ्लैजिला और कूटपाद कौन बनाता है? कोशिका झिल्ली बनाता है। कोशिका को निश्चित आकृति कौन देता है? कोशिका झिल्ली देता है। अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कौन रखता है? और इस तरह से कोशिका झिल्ली समाप्त हो गया। दोस्तों एक बार नजर दौड़ा दीजिए। नोट ले लिए हैं सब? नहीं लिए जो मोबाइल से फोटो खींच करके उसको देखिए। दोस्तों कोशिका झिल्ली याद हो गया सब कुछ। अरे साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है जी। हाँ तो इतना कंप्लेन का हो रहा है साउंड का? साउंड को देखो, एयरफोन लगा के चेक करो साउंड को। यहाँ तो सब साउंडे साउंड बोल रहा है। साउंड ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन साउंड सही है। चलिए अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब दूसरी संरचना पर आए। हाँ देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो सजीव है उसमें एक है आपको क्या? पौधा। दूसरा क्या? जंतु। तीसरा क्या? सूक्ष्म जीव। और चौथा क्या? कवक। इस पृथ्वी पर जो सजीव हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पौधा, जंतु, सूक्ष्मजीव और कवक। अब पौधा किसे कहेंगे? जो प्रकाश संश्लेषण करता हो। जंतु किसे कहेंगे? जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता हो। सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देता हो। और ये दोनों आंखों से दिखाई देता है। पौधा और जंतु हमेशा आंखों से दिखाई, क्योंकि पौधा और जंतु कभी एक कोशिकीय नहीं होते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण करने वाले बहुकोशिकीय सजीव। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले बहुकोशिकीय सजीव। आंखों से नहीं दिखने वाले सजीव। कवक एक विशेष प्रकार का सजीव है। तो अगर पृथ्वी पर सजीव है तो मुख्य 4 प्रकार के, और इन 4 प्रकार के सजीव में जो पौधा है और दूसरा कौन है? कवक। अब कुछ सूक्ष्म जीव, पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव। पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव। पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव में ये कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली है।
लेकिन पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत पाई जाती है। सब कोशिका में नहीं, पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव। ऑपरेटर आप ही क्यों बोल रहे हैं? देखिए क्या हुआ जी, बहुत दिक्कत है जी। है इतना कमेंट सब गड़बड़े कर रहा है, सब कह रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी, कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होती है और इस परत का नाम है क्या? सेल वॉल। इस परत का नाम क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो दूसरी संरचना आपका है कौन? कोशिका भित्ति। हालांकि कोशिका भित्ति सभी कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति सभी सजीवों के कोशिका में नहीं होता है। ये पौधे में होता है, कवक में होता है और कुछ सूक्ष्मजीव में होता है। तो इस पृथ्वी पर जो पौधा है, कवक है और कुछ सूक्ष्मजीव है, उनके कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह कोशिका भित्ति अर्ध पारगम नहीं होता, पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के तरह यह अर्ध पारगम भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। कोशिका भित्ति भी एक प्रकार का झिल्ली ही है, लेकिन यह अर्ध पारगम नहीं है, ये पारगम में है। ये क्या है? यानी इसके आर पर कुछ भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। और ये जीवित भी नहीं है, ये जीवित भी। और इसका काम है कि कोशिकाओं को और ज्यादा मजबूत बनाना है। कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूत बनाती है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि पौधे का कोशिका जंतु के कोशिका से ज्यादा मजबूत है। किसके कारण? तो कोशिका भित्ति का काम है कोशिका को और ज्यादा मजबूत बनाना, और ज्यादा मजबूत बनाना। आप ये जरूर महसूस किए होंगे कि मौसम परिवर्तन का जितना मार जंतु पर पड़ता है, उतना प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ता। अभी शीतलहरी चलेगा, ढेर सारे आदमी मरने लगेंगे, लेकिन उतना असर पौधों पर नहीं होगा। शीतलहरी का असर पौधों पर भी होगा, लेकिन उतना नहीं जितना जंतु पर होगा। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि उसका कोशिकाएं बहुत मजबूत है जंतु के कोशिकाएं से, और पौधों की कोशिकाएं मजबूत होने के कारण उसमें क्या होना है? तो पौधे, कवक और कुछ सूक्ष्म जीव के कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मजबूत मृत परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? यह कोशिका भित्ति जिस कोशिका में होती है उसे काफी मजबूत बना देती है। यह कोशिका भित्ति जो है अर्ध पारगम नहीं बल्कि पारगम में होती है। यह कोशिका भित्ति जीवित नहीं बल्कि मृत होती है, यानी टूट फूट जाएगा तो यह अपना मरम्मत स्वयं नहीं कर पाएगा। और यह सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज तथा, और दोनों एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और हेमी सेलुलोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
लेकिन अगर कवक की बात करेंगे, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। लेकिन पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज का, सूक्ष्म जीव का भी कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का। लेकिन कवक का कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेलुलोज का। और काइटिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हेमीसेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों विस्तार पूर्वक। तो कोशिका भित्ति समझे? इस पृथ्वी पर जितने सजीव हैं उन्हें आप कितने भागों में बांट सकते हैं? जंतु, पौधा, सूक्ष्मजीव और कवक। तो पौधे, कवक और कुछ सूक्ष्मजीव में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। लेकिन यह मृत परत है, यह पारगम्य परत है और इसका काम है कोशिका को मजबूती देना, इसका काम है कोशिका को सूखने से बचाना, इसका काम है कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करना। जिन कोशिका में कोशिका भित्ति होती है वो अन्य कोशिकाओं के तुलना में ज्यादा मजबूत होती है। पौधे मौसमी परिवर्तन को झेलने में जंतु से ज्यादा सक्षम इसलिए है कि पौधे के कोशिका जंतु के कोशिका से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली ही होती है, जबकि पौधे में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों है दोस्तों। क्लियर हो गया? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्मजीव में होता है। कोशिका झिल्ली पौधा, कवक और कुछ सूक्ष्मजीव में होता है, जंतु में नहीं होता है। तो पौधा और कुछ सूक्ष्मजीव का कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेलुलोज का बना होता है। काइटिन तथा, क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली समझ गए, कोशिका भित्ति समझ गए। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? अब आपसे दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा ध्यान पूर्वक। जंतु के कोशिका के सबसे बाहरी परत क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। जंतु की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पौधे के कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति हो जाएगा। जंतु के कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, लेकिन पौधे के कोशिका का सबसे बाहरी परत, क्योंकि पौधे में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होता है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता। क्लियर हो गया दोस्तों? याद होते जा रहा है कि नहीं? अगर क्लास की बातें क्लास में ही याद होते जा रहा है, समझिए आपका तैयारी बेहतरीन है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई शक्ति आपको दरोगा नहीं बना सकता। यह बात एकदम सही है दोस्तों। अब बहुत कहेगा कि डराया जा रहा है, डराने की बात नहीं है दोस्तों। जो सच्चाई है उसी से आपको अवगत कराया जाएगा। रवि चंचल कुमार को ब्लॉक करो, तो ब्लॉक करो, और ऐसा ब्लॉक करो इसका कोई खानदान ना पहुंच सके। ठीक है? अरे कुछ से कुछ कमेंट कर रहा है, रवि चंचल कुमार कमेंट तुरंत ब्लॉक करो, और फिर ये ऐप पर ऑन होनी चाहिए। ठीक है? इसको कोई भेजा है, जाके क्लास डिस्टर्ब करो। ठीक है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला जो है साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि हम खाली खींचते जा रहे हैं, आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा आपको देना है, हमको नहीं। साइटोप्लाज्म
कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, अब कोशिका द्रव क्या है? हम जीव द्रव के बारे में आपको बताए थे। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब जीव द्रव का हिस्सा है। तो दोस्तों मान लेते हैं यह एक गोलाकार कोशिका है और यह कोशिका का केंद्रक है, यह कोशिका का केंद्रक और यह कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली के भीतर सब कुछ सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? कोशिका का केंद्रक भी हिस्सा है किसका? जीव द्रव का। लेकिन आपको समझना है किसके बारे में? कोशिका द्रव। जीव द्रव का वह हिस्सा, जीव द्रव का जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के, उसे क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका द्रव भी हिस्सा है किसका? जीव द्रव का वह हिस्सा, जीव द्रव का वह हिस्सा जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में है। जीव द्रव का वह हिस्सा जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में है, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। क्लियर? कोई दिक्कत? और जीव द्रव का वह हिस्सा जो केंद्रक में है उसे केंद्रक द्रव कहेंगे। और केंद्रक द्रव कोशिका द्रव मिलकर क्या कहलाएगा? जीव द्रव कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिका द्रव एक अर्ध तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव क्या है? अर्ध तरल पदार्थ। पवन कुमार को ब्लॉक करो तो ठीक है, ब्लॉक करो, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, कुछ पूछ रहा है कुछ, ठीक है। इतना बड़ा 5G मोबाइल चलाता है, गूगल नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट गूगल देगा, आंसर निकल जाएगा। तो झूठ मूठ को क्लास को बर्बाद करने के चक्कर में ब्लॉक करो उसको। और ब्लॉक ऐसा करो फिर यह कभी एडमिशन ले ना पाए इस कोचिंग में, ठीक है। नहीं, कुछ लड़का तो है जानबूझकर माहौल खराब करना, पढ़ने लिखने वाला उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ पूछ रहा है कुछ, ठीक है। अब बहुत को तो लगता है कि हम ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ज्ञानी रहते तो हम JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर न रहते कि ज्ञान बिंदु में पढ़ाते रहते, है कि ना है जी। तो ध्यान रखेगा, ध्यान रखिएगा। हम बायोलॉजी पढ़ाते, इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी के तमाम प्रश्न हम आपको समझा देंगे। तमाम चीज समझने के लिए यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, कोचिंग नहीं, ठीक है। इसीलिए आपका जो दरोगा का सिलेबस है वो पूरा करवा रहे हैं आपसे, और पहले ये जानना जरूरी है। बहुत पढ़ा रहे हैं, पूछेगा सौंफ के बीच में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। प्रोटीन होता है कि बसा होता है? गजब धंधा बना के रखा। ध्यान दीजिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म क्या है समझ गए, कोशिका द्रव क्या है समझ गए। कोशिका द्रव जीव द्रव का वह हिस्सा है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, ये अर्ध तरल होता है। ये कैसा होता है? अर्ध तरल है। ये कैसा पदार्थ है दोस्तों? अर्ध तरल पदार्थ है, अर्ध तरल पदार्थ है। अब अर्ध तरल का मतलब लसलसा। कोशिका द्रव पूरी तरह से द्रव नहीं है, ये लसलसा टाइप का पदार्थ है जिसमें 80% से भी ज्यादा जल होता है। अब कहिएगा 80% जल होता है, फिर भी ये जलीय नहीं, लसलसा कैसे होता है? तो होता है भाई, होता है, क्या करिएगा, होता है। तो कोशिका द्रव का 80% हिस्सा जल से निर्मित है। कोशिका द्रव का 80% हिस्सा किससे निर्मित है? जल के अतिरिक्त इसमें सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन पाए जाते हैं और कुल तत्व तो इसमें पाए जाते हैं 30। कुल तत्व कितने? लेकिन सबसे प्रमुख कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और तो जीव द्रव का वह हिस्सा जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में है उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। कोशिका द्रव अर्ध तरल पदार्थ है। ये कोलाइड के समान होता है। ये किसके समान होता है? ये कोलाइड के समान होता है। इसका 80% हिस्सा किससे बना होता है? जल से बना होता है। जल के अतिरिक्त इसमें कितने तत्व होते हैं? 30 तत्व होते हैं। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब दोस्तों समझिए कि कोशिका का जो कोशिका द्रव है, कोशिका का जो कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचना पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं पाई जाती है और वह संरचना कोशिका के भीतर ढेर सारे कार्यों को संपन्न करते रहती है और उस संरचना के कार्यों के बदौलत ही एक कोशिका जीवित बना रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होती है और वह संरचनाएं 2 प्रकार के होती है, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। बता चुके हैं ना? तो ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट वाली संरचना कहां पर है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सभी संरचनाएं कहां मौजूद है? और कोशिका के कोशिका द्रव में जो वो सब संरचनाएं हैं वो लगातार कार्य करते रहता है। क्या करते रहता है? कार्य करते रहता है और उसी कार्यों के बदौलत कोशिका जीवित बना रहता है। मानव का शरीर जीवित क्यों है? तो मानव के शरीर के जितने भी अंग हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए मानव के शरीर में किडनी काम करना बंद कर दे, फेफड़ा काम करना बंद कर दे, तो क्या मानव जीवित रह पाएगा? ठीक वही बात है। कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए उनकी संरचनाएं लगातार कार्य करते रहती है, जिसके बदौलत कोशिका जीवित बना रहता है और इस संरचना को कहते हैं कोशिका अंगक। इस संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? सेल ऑर्गेनल 2 प्रकार के होते हैं, जीवित, मृत। जीवित को ऑर्गेनॉइड, मृत को मेटा। जीवित को ऑर्गेनॉइड, मृत को मेटा प्लास्ट। क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ गए? अब आपसे पूछेगा कि कोशिका अंगक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव किसका हिस्सा है? जीव द्रव का वो हिस्सा जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका अंगक 2 प्रकार के हो सकते, ऑर्गेनॉइड, मेटा। ऑर्गेनॉइड, मेटा। ऑर्गेनॉइड, मेटाप्लास्ट के बारे में बता चुके हैं ना? अब आइए एक एक करके किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब हम एक एक करके कोशिका अंगक को समझते हैं। अब पहला कोशिका अंगक है इंडो प्लाज्मिक
रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में अंतःप्रदर्भी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं ER। अब यह क्या है? तो ये कोशिका अंगक है। कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। दो बातों के लिए है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका अंगक है जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है। अब आइए इसके संरचना और कार्य को भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये एक गोलाकार कोशिका है। अब कहिएगा बार बार गोलाकार ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों इस बार थोड़ा अलग टाइप का बना देते हैं। ये दोस्तों कोशिका है क्योंकि इससे कोशिका मान लिए हैं। ये केंद्रक है और यहां पर भरा हुआ है कोशिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह एक महीन नलियों के जाल के समान संरचना है। कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल समान संरचना को क्या कहते हैं? महीन और नलियों के जाल समान संरचना को क्या कहते हैं? और यह जाल कभी इतना बड़ा होता है कि एक सिरा केंद्रक और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से लगा होता है। एक सिरा केंद्रक और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली का लगा होता है। कोशिका झिल्ली का लगा होता है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल समान संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रदर्भी जालिका कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रदर्भी जालिका कहते हैं। और कभी कभी ये जाल इतना बड़ा होता है कि एक सिरा केंद्रक और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। और यह संरचना भी दोस्तों बना होता है। यह संरचना भी बना होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। और लिपिड का मतलब क्या? वसा। अंतःप्रदर्भी जालिका भी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अंतःप्रदर्भी जालिका किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्लियर बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका के कोशिका द्रव में जो अंतःप्रदर्भी जालिका है वो सारा एक जैसे नहीं होते। वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। सारे एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? तो कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका पर छोटे छोटे गोले गोले गोलाकार संरचना होती है। कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर गोलाकार गोलाकार संरचना होती है। और कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका पर कोई गोलाकार संरचना नहीं होती है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में जितने भी अंतःप्रदर्भी जालिकाएं होती है वो सब एक जैसे नहीं होती है। कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं होती है, जबकि कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर कोई गोलाकार संरचनाएं नहीं होती है। जिन अंतःप्रदर्भी जालिका के ऊपर गोलाकार संरचनाएं हैं उसे कहते हैं रफ ER। क्या कहते हैं? और जिनके ऊपर कोई गोलाकार संरचनाएं नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदर्भी जालिका कितने प्रकार के? एक रफ और दूसरा स्मूथ। एक रफ दूसरा
रफ ईआर पर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं हैं, स्मूथ ईआर पर कोई गोलाकार संरचनाएं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं ये है राइबोसोम। ये जो गोलाकार संरचना है ये क्या है? राइबोसोम। यानी राइबोसोम के उपस्थिति के कारण ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो गया। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नामक गोलाकार परत है, जबकि स्मूथ ईआर पर राइबोसोम। क्लियर हो गया? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ। क्लियर बात समझ में आ गया? अब दोस्तों इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? क्योंकि जितने भी संरचनाएं हैं अथवा जितने भी कोशिका अंगक है सब कुछ न कुछ कार्यों को अंजाम देते रहते। तो इसके क्या कार्य हैं? तो इसका काम है, जैसे रफ ईआर का काम है राइबोसोम को रहने का स्थान प्रदान करना, राइबोसोम को रहने का स्थान प्रदान करना। रफ ईआर का काम है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में मदद करना, प्रोटीन बनाने में मदद करना। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करती है और उस राइबोसोम को ये रफ ईआर जगह प्रदान करती है और प्रोटीन बनाने में मदद करती है और बने हुए प्रोटीन को कोशिका द्रव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाती है। समझ गए ना? तो रफ ईआर का काम है राइबोसोम को रहने के लिए स्थान प्रदान करना। रफ ईआर का काम है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में मदद करना। रफ ईआर का काम है राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन को कोशिका द्रव के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, अर्थात कोशिका के भीतर प्रोटीन के परिवहन का कार्य कौन करता है? प्रोटीन का परिवहन का मतलब जैसे यहां प्रोटीन है यहां नहीं है, तो ये ईआर के नलियां भिन्न भिन्न भागों में प्रोटीन को बंटवारा कर देता है। तो रफ ईआर का मुख्य काम है दोस्तों प्रोटीन का परिवहन करना और राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में मदद करना। और दूसरा स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। स्मूथ ईआर का क्या काम है? वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। अब वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने का मतलब क्या दोस्तों? दोस्तों हम जो भोजन करते हैं उसमें पाया जाता क्या? हम जो भोजन करते उसमें क्या पाया जाता है? वसा। और आप जानते हैं कि भोजन का पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? तो जब हमारा भोजन पाचन हो जाता है तो प्रोटीन, भोजन का प्रोटीन पच करके क्या बनता है? अमीनो अम्ल। उसी तरह भोजन का वसा पाचन होकर, भोजन के वसा का पाचन होकर बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस बात को समझिए, हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन भी होते हैं और वसा भी होते हैं। प्रोटीन जब पूरी तरह से पच जाता है तो वो क्या बन जाता है? अमीनो एसिड। अब वसा जब पूरी तरह से पच जाता है तो वो क्या बन जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ध्यान दीजिए कि जब शरीर में भोजन पच जाता है तो पचा हुआ भोजन को हमारे शरीर में ब्लड सारे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। भोजन खाए, भोजन पचा, पचा हुआ भोजन ब्लड में चला गया
और ब्लड उस पचे हुए भोजन को शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। तो कोशिका तक प्रोटीन नहीं पहुंचा, क्या पहुंचा? अमीनो एसिड। कोशिका तक वसा नहीं पहुंचा, क्या पहुंचा? फैटी एसिड। और तो कोशिका के पास जो अमीनो एसिड पहुंचता है, उस अमीनो एसिड को राइबोसोम जोड़ करके अब फिर क्या कर देता है? प्रोटीन बना देता है। कोशिका में जो अमीनो एसिड पहुंचा भोजन का, उस अमीनो एसिड को फिर से जोड़कर राइबोसोम क्या कर देता है? प्रोटीन बना देता है। इसे कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है अथवा राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक उसी तरह कोशिका के पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचा और कोशिका में स्मूथ ईआर फैटी एसिड ग्लिसरॉल को जोड़कर फिर क्या बना देता है? वसा बना देता है। इसे कहते हैं वसा का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण का मतलब समझे ना आप? समझ गए ना? यानी पचे हुए भोजन को फिर से जोड़कर वही अणु में बदल डालना। तो रफ ईआर का काम है राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण अथवा प्रोटीन बनाने में अपना मदद देना। बने हुए प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? स्मूथ ईआर का काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का क्या है? वसा ही है। ठीक है ना? तो प्रोटीन का परिवहन का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? वसा का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को भीतर से एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदर्भी जालिका कोशिका को भीतर से एक निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद करता है। जैसे इस कोशिका में इसको हटा दीजिएगा तो कोशिका पचक जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा दोस्तों। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदर्भी जालिका एक ऐसी संरचना है जो कोशिका को भीतर से उसे आकृति बनाए रखने में मदद करता है। और यही कारण है दोस्तों कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र कहते हैं। जिस तरह हमारा हड्डी हमारे शरीर के निश्चित आकार को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक उसी तरह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में अंदर से मदद करता है ईआर। ईआर को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ईआर को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो पहली संरचना समझ गए। एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? ईआर। कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? ईआर। ईआर नामक कोशिका अंगक किससे बना होता है? ईआर नामक महीन नलियों का जाल कभी कभी इतना बड़ा होता है कि एक सिरा केंद्रक दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, जिसके कारण यह ईआर कोशिका को भीतर से एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। यही है कि ईआर को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते। ईआर को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते। ईआर कितने प्रकार के होते हैं? रफ और स्मूथ। रफ इसलिए क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम है, और स्मूथ इसलिए कि इसके सतह पर राइबोसोम
नहीं है, इसके सतह पर राइबोसोम नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि रफ ईआर का कॉम है प्रोटीन का परिवहन करना, स्मूथ ईआर का कॉम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कॉम है, लेकिन मेन काम इसका प्रोटीन का परिवहन करना, अर्थात राइबोसोम द्वारा निर्मित प्रोटीन को कोशिका द्रव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना, और इसका काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। अब ईआर का खोज पोर्टर, क्लाउडे और फूलम मिलकर किया था। ईआर का खोज पोर्टर, क्लाउडे, फूलम, 3 वैज्ञानिक। अगर खोजकर्ता के बारे में बात करिएगा तो खोजकर्ता का नाम है पोर्टर, क्लाउडे और फूलम, ये तीनों ने मिलकर किया। और इसका नामकरण पोर्टर तथा कलमेन ने किया। किसने? पोर्टर तथा कलमेन ने किया। कोई दिक्कत है? यानी कि दोनों में जो मेन वैज्ञानिक है वो है आपका कौन? पोर्टर। तो ईआर नामक संरचना के खोजकर्ता पोर्टर, क्लाउडे और फूलम है। ईआर नामक संरचना के खोजकर्ता पोर्टर, क्लाउडे और फूलम है, लेकिन ईआर का नाम ईआर रखने वाला पोर्टर तथा कॉलमेन है। और वर्तमान समय में ईआर का एक नया नाम जीव वैज्ञानिकों ने दिया है, और वो है एरगेस्टो। वर्तमान समय में जीव वैज्ञानिकों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नया नाम दिया है, एरगेस्टोप्लाज्म। एरगेस्टो, तो ईआर का नया नाम क्या है? एरगेस्टोप्लाज्म। ईआर का नया नाम क्या है? एरगेस्टोप्लाज्म। ईआर का नया नाम क्या है? क्लियर हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो गया? एक बार और आइए रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ईआर कितने प्रकार के? कौन सा ईआर के सतह पर राइबोसोम होता है? रफ। किस ईआर के सतह पर राइबोसोम नहीं होता है? स्मूथ। क्लियर? उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नया नाम क्या है? एरगेस्टो। वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेने वाला ईआर कौन? स्मूथ। क्लियर हो गया? बात समझ गए? दूसरा कोशिका अंगक। पहला कोशिका अंगक समझ गए, अब दूसरा पर आ जाए। दूसरा है आपका राइबोसोम। हिंदी में भी इसे राइबोसोम ही कहते हैं। हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो कोशिका अंगक है। कहां रहता है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में। सारा कोशिका अंगक कोशिका द्रव में ही रहते हैं। तो राइबोसोम भी कोशिका अंगक है, ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है और ये केंद्रक है। तो राइबोसोम जो है एकदम छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना है।
कोशिका के कोशिका द्रव में छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना ही होती है क्या? राइबोसोम। और यह राइबोसोम जो छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना है, यह राइबोसोम जो छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना है, यह संरचना कोशिका के कोशिका द्रव में 3 तरह से पाए जाते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। कैसे? तो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ ही न लिए दोस्तों। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कोशिका द्रव में बिखरे पड़े और कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर। तो राइबोसोम छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना है और यह कोशिका द्रव में 3 तरह से पाए जाते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से पाए जाते हैं। यह कोशिका के कोशिका द्रव में 3 तरह से पाए जाते हैं। 3 तरह से। कैसे 3 तरह से पाए जाते हैं? तो एक हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। दूसरा, कोशिका के कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर कोशिका द्रव में बिखरे पड़े, कोशिका द्रव में बिखरे पड़े। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए कि राइबोसोम सभी कोशिका अंगक में सबसे छोटा है। अभी एक कोशिका अंगक पड़े न इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी कई कोशिका अंगक है। तो सभी कोशिका अंगक में सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है? राइबोसोम। सभी कोशिका अंगकों में सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है? राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है दोस्तों? राइबोसोम। और राइबोसोम एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे कोशिका के ऊपर में कोशिका झिल्ली था ना, ठीक उसी तरह कोशिका अंगक के ऊपर भी झिल्ली होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना जी, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी एक पतली झिल्ली होती है। तो जिस तरह कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, उसी तरह सारे कोशिका अंगकों में भी झिल्ली होती है। एकमात्र कोशिका अंगक राइबोसोम है जिसके ऊपर कोई झिल्ली विहीन कोशिका अंगक का कौन? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिका अंगक है कौन? झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है कौन? और ये कोशिका द्रव में 3 तरह से पाया जाता है। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कोशिका द्रव में बिखरे पड़े और गुच्छे बनाकर। तो कोशिका के कोशिका द्रव में छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना को ही क्या कहते हैं? राइबोसोम। या राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव का एक झिल्ली विहीन और सबसे छोटा कोशिका अंगक है। और ये कितने तरह से पाए जाते हैं? और ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे बनाकर रहते हैं उसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ऐसे राइबोसोम जो कोशिका के कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? अब पॉलीसोम में ढेर सारे राइबोसोम आपस में जुटे हुए हैं, तो ढेर सारे राइबोसोम को आपस में जोड़ने का काम करता है mRNA।
दोस्तों आरएनए के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यह समझिए कि इस पॉलीराइबोसोम में राइबोसोम को कोई ना कोई इकाई आपस में जोड़ने का काम किया होगा कि नहीं किया होगा। तो राइबोसोम को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एमआरएनए करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पॉलीसोम किससे बना है, तो पॉलीसोम बना है राइबोसोम से, और एमआरएनए से। एमआरएनए वही धागे समान संरचना है जो सारे राइबोसोम को आपस में जोड़ने का काम करता है। एमआरएनए वही धागे समान संरचना है जो सारे राइबोसोम को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यह राइबोसोम बना होता है दोस्तों प्रोटीन का और आरएनए का। किसका बना होता है? प्रोटीन और इसका एक ही काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का और प्रोटीन संश्लेषण का मतलब क्या है, उस बात को समझ गए ना? कि हम जो भोजन में प्रोटीन लेते हैं वो पचकर अमीनो एसिड बन जाता है। ब्लड अमीनो एसिड पहुंचा देता है प्रत्येक कोशिका को, और कोशिका का राइबोसोम फिर अमीनो एसिड जोड़ करके क्या बना देता है? प्रोटीन। और इसे कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो कोशिका में जो राइबोसोम है उसका एक ही काम है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण, इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सो रहे हैं सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? तो राइबोसोम का काम समझ गए? क्लियर? राइबोसोम आ देखिए, तो आइए राइबोसोम देखिए। सबसे पहली बात, कोशिका के भीतर छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना को क्या कहते हैं? राइबोसोम नामक कोशिका अंग किसके बना होता है? राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिका अंगक है और झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है। और यह राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में कितने प्रकार से पाए जाते हैं? 3 प्रकार से पाए जाते हैं। कितने प्रकार से पाए जाते हैं? 3 प्रकार से पाए जाते हैं। पॉलीसोम और बिखरे पड़े हुए और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। एक बात यहां पर और ध्यान दीजिए दोस्तों कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं में जो राइबोसोम है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। राइबोसोम के भी 2 प्रकार हैं। राइबोसोम के भी 2 प्रकार हैं, 70S और 80S। एस का मतलब सेडरबर्ग यूनिट। 70S का मतलब ये छोटा है, 80S का मतलब वो बड़ा है, और कोई मतलब नहीं। तो भिन्न भिन्न कोशिका में सारे भिन्न भिन्न कोशिका के राइबोसोम एक जैसे नहीं। राइबोसोम भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। राइबोसोम भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, एक 30S और दूसरा 50 है। 80S भी 2 प्रकार के सब यूनिट से, 40S और 60S। अब जोड़िएगा तो 80 हो जाता है, वो अलग बात है कि ये मैथ नहीं है, बायोलॉजी है।
तो 70 एस राइबोसोम में कितने सब यूनिट से बने होते हैं? 80 एस राइबोसोम कितने सब यूनिट के बने होते हैं? क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? राइबोसोम क्लियर हो गया? 70 एस छोटा राइबोसोम, 80 एस बड़ा राइबोसोम। 70 एस छोटा राइबोसोम, 80 एस बड़ा राइबोसोम। क्लियर हो गया? समझ गए? आज क्लास को यहीं पर रोक देते हैं क्या? इकोनॉमिक्स पढ़िएगा ना? थोड़ा ब्रेक दे देते हैं क्या? क्लियर? लेकिन थके नहीं ना है? एक बात है, ऐसा करते हैं, सर को बोलते हैं डेली क्लास रहने के लिए, ठीक है? यानी डेली रोशन सर का भी होगा, मेरा भी होगा। ये एक दिन छोड़ एक दिन में गड़बड़ा जाएगा लगता है। क्लियर? ऐसा करते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते डेली क्लास हो। डेली क्लास होगा ना तो तब जो है 2 सब्जेक्ट लेकर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक दिन छोड़ एक दिन क्लास जो हो रहा है ना, इसमें सिलेबस हमको लगता है लेट चला जाएगा, इसलिए आज क्लास को ऑफ देते हैं हम। आज रोशन सर से बात करते हैं, डेली क्लास चलवाते हैं आप लोग का। ओके ठीक है, आज छुट्टी हो गया। आज आराम से पहले लड़की लोग को निकलने दीजिए।